सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बियल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये छोटा पॉइंट है मगर बहुत जबरदस्त चीज है। इससे एक नंबरिया में बराबर लड़का फंसता है। इसमें एक नंबरिया में बराबर लड़का फंसता है। क्या है? जड़त और द्रव्यमान। जड़त और द्रव्यमान में क्या रिलेशन, क्या संबंध है ये बता रहे हैं हम। कि जैसे एक ले लीजिए ठेला गाड़ी, एक रेलगाड़ी। एक ठेला गाड़ी, एक रेलगाड़ी। जड़त तो पहले आप जान रहे हैं कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विराम में ही रहना चाहता है, कोई वस्तु अगर गति अवस्था में तो गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। बात समझ रहे हैं? एक ठेला गाड़ी पर अगर बल लगाएंगे तो उसका गति क्या होगा? उतने ही बल एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी पर लगाएंगे तो उस पर बल क्या रहेगा, क्या होगा? ठेला गाड़ी का द्रव्यमान कम, रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा। ये तो आप भी सोच सकते हैं। तो किस पर क्या असर पड़ेगा? तो जितना अगर हम 10 न्यूटन का बल अगर ठेला गाड़ी पर लगा रहे हैं तो उसकी गति में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अगर 10 न्यूटन का बल अगर रेलगाड़ी पर लगाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे क्या मतलब निकलता है कि जिसका द्रव्यमान जितना अधिक हो उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रुका हुआ है, अगर रेलगाड़ी रुका हुआ है तो उसका द्रव्यमान इतना अधिक है कि 10 न्यूटन पर उस पर असर नहीं करेगा। और वही ठेला गाड़ी पर रुका हुआ है और 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उस पर असर करेगा। इससे ये निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, ये याद रखना है, ये समझना है आपको कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो उसका जड़त्व भी अधिक रहेगा, जिसका द्रव्यमान कम रहे उसका जड़त्व भी कम रहेगा। अब आपको उदाहरण के साथ हम बता रहे हैं। यहां लिख दिए हैं, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक, द्रव्यमान का मतलब वजन ज्यादा तो जड़त्व भी उसका ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बल लगाएंगे तब हिले डोलेगा। या हल्का हल्का चल रहा है और रेलगाड़ी उसको हम जिसे ठेलेंगे तो ठेलाएगा नहीं, ठेलाएगा। अब वही ठेला अगर चल रही है और जल्दी से बल लगाएंगे तो उस पर साफ मेरा बल दिखेगा, मगर ट्रेन पर हमारा बल दिखेगा नहीं, क्योंकि ट्रेन का जड़त्व अधिक है, ठेला का जड़त्व कम है। चलिए, उतना अधिक होगा ही ना। द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। नंबर 1 में एक रबड़ समझ रहे हैं, मिटाने वाला। और एक रबड़ का गेंद, रबड़ नहीं, एक रबड़ का गेंद जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, रबड़ का गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। एक रबड़, ये रबड़ का गेंद है, ये जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही पत्थर है। अब किसका जड़त्व अधिक रहेगा? क्योंकि रबड़ है तो रबड़ का द्रव्यमान कम रहेगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसलिए पत्थर का जड़त्व अधिक रहेगा। किसका जड़त्व अधिक रहेगा? तो पत्थर का जड़त्व अधिक रहेगा। समझ रहे हैं? दूसरा में एक साइकिल एवं एक मोटरसाइकिल में किसका जड़त्व अधिक रहेगा? आप बताइए, किसका जड़त्व अधिक रहेगा? तो साइकिल की तुलना में इसका द्रव्यमान अधिक रहेगा, इसका वजन अधिक है, इसलिए इसका जड़त्व अधिक होगा। एक 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का में किसका जड़त्व अधिक रहेगा? 5 वाला सिक्का का जड़त्व अधिक रहेगा कि 1 रुपए वाला का सिक्का का जड़त्व अधिक रहेगा? 5 रुपए वाला का द्रव्यमान अधिक रहेगा, 1 रुपए का द्रव्यमान कम रहेगा, इसलिए 5 रुपए वाला सिक्का का जड़त्व अधिक रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब कोई भी उदाहरण आपको रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेगा, उसका आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए अब देखिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम, जड़त्व, सब का उदाहरण, परिभाषा सब हम पार्ट 2 में, इस चैप्टर का पार्ट 2 में ही बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम से बाबू बल की परिभाषा मिलती, बल का व्यंजक की प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है।
उस पर क्वेश्चन भी हम बताए थे। इसलिए आज हम जो बताएंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम। और द्वितीय गति नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक मतलब कि उसका सूत्र निकलता है। देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का माप प्राप्त होती है, अर्थात द्वितीय गति न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होती है। ये भी कह सकते हैं। क्या कहता है? किसी संतुलित बल द्वारा, सॉरी किसी असंतुलित बल द्वारा, असंतुलित बल जिस पर बल लगने पर वस्तु का विस्थापित हो, अलग हो, बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान है, अगर इस पर बल लगाए हम तो बल जो इस वस्तु के इस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होगा और बल का त्वरण जो है बल का समानुपाती होगा। वही लिखे हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण, बल लगाने पर उसमें उत्पन्न किया गया त्वरण जो है उस बल का समानुपाती होता है। त्वरण जो है बल का समानुपाती होता है तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण जो बल का समानुपाती और वही त्वरण द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम बताता है। बल का व्यंजक यहां भी लिख देखिए, त्वरण की दिशा बल की दिशा में ही होती है। त्वरण जो है बल की दिशा में होती है। व्यंजक, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान छोटी है, जब इस पर F बल लगाया जाता है तो वस्तु A से B पर चली जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्तु में त्वरण A उत्पन्न हो जाती है। ये वस्तु है m द्रव्यमान का, इस पर हम फोर्स लगाएं, बल लगाएं तो विस्थापित होकर वस्तु A से B पर चली जाती है। इन दोनों के बीच में अब जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, तो त्वरण उत्पन्न हो गया। ठीक, अब देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है। उत्पन्न किया गया त्वरण बल का समानुपाती होता है, बल का समानुपाती होता है। नंबर एक। अब फिर की कह रहा है? समानुपाती होता है तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण जो है उस वस्तु के द्रव्यमान, व्युत्क्रम माने उल्टा, 4 का व्युत्क्रम 1/4, समीकरण 2। व्युत्क्रम के मतलब अगर 4 का व्युत्क्रम को पूछे तो 1/4, 4/3 के व्युत्क्रम बोले तो 3/4। व्युत्क्रम समझ में आ गया? उल्टा। अब समीकरण 1 और 2 से जला रहा है ना? समीकरण 1 और 2 से चलिए, A गुना A, पहले समानुपाती की इस साइड, और उसके बाद F गुना 1/m। कोई दिक्कत? अब त्वरण गुना त्वरण करेंगे, त्वरण स्क्वायर इसमें नहीं होता है, त्वरण समानुपात 1 गुना F करेंगे, F/m। इस समानुपात को खत्म करने के लिए कोई एक नियतांक मान दिया जाता है, और जब समानुपात हटता है तो बराबर हो जाती है। समानुपात का मतलब ही बराबर होता है।
तो A बराबर इस समानुपात को खत्म कर रहे हैं। एक नियतांक, एक नियत मान दे दिए के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, F बटा M। कोई दिक्कत? जहां के एक नियतांक है। आप देखिए नियतांक का मान बदलता कभी नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है ना। तो आप मान लीजिए कि जहां या जब के बराबर एक, के को की माने हम एक, के को क्या माने हैं एक, इसलिए ए बराबर के की जगह पर देंगे एक F बटा M। ए बराबर एक से कोई चीज में गुना करेंगे उसका वैल्यू वही, इसलिए तिरछा तिरछी गुना यहां लिख देते हैं, नीचे हटेगा। हाँ, इसलिए देखिए तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, एक गुना F करेंगे, F बराबर M गुना A, बल का परिभाषा है। क्या है? बल का परिभाषा है। बात समझ में आ गया? एक गुना F करेंगे, F होगा ना बाबू, बराबर M गुना A। समझ गए? अब यहां पर आप लिख दीजिएगा कि किसी वस्तु पर लगा बल, किसी वस्तु पर लगा बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर तो आएगा ना नीचे, इधर देखते हैं नीचे आएगा नहीं आएगा, चलिए बता देते हैं। किसी वस्तु पर, इसका नीचे लिख दीजिएगा, अतः किसी वस्तु पर लगा बल, किसी वस्तु पर लगा बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं किए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम में ये बोल रहा था कि त्वरण बल का समानुपाती और उसी त्वरण का द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से चले, उसके समीकरण 1 गुना 2 करने समझ में आता था, 1 गुना 2 कर दीजिए, 1 गुना 2 से, उसके बाद हल कर दिए। समझ गए? चलिए अगला वीडियो में आपको न्यूटन के तृतीय गति नियम बताएंगे, लिख दिए हैं ये। अतः किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है। बल द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर है। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।